हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सही होंगे। और आज हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल का लेक्चर नंबर 4 इसके ऊपर प्रोसीड करने वाले हैं। इसमें कुछ मैन पॉइंट के मैन टॉपिक हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। आपने महाभारत में कर्ण का नाम सुना होगा। जो कर्ण, जिसको दुर्योधन का एक अच्छा मित्र कहा जाता था, मित्र था। एक बार कर्ण जो है सोचता है कि मुझे अर्जुन को परास्त करना है धनुर्विद्या में। तो उसे मालूम है अर्जुन को परास्त करने के लिए भाई सूर्यपुत्र था, तो वो स्वयं ही काफी था। उसने परंतु फिर भी हमें एक गुरु की आवश्यकता है, तभी हम धनुर्विद्या में अर्जुन को परास्त कर सकते हैं। द्रोणाचार्य जी के पास गया, कहा मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया उसको शिक्षा देने से। कारण क्या है, उसमें द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों को जो है शिक्षा देते थे, और कर्ण को पहले सूत पुत्र कहा जाता था। तो इसी कारण द्रोणाचार्य जी ने उसको शिक्षा नहीं दी। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी, तो कर्ण ने सोच लिया कि मुझे शिक्षा तो लेनी है किसी न किसी गुरु से। तो गुरु की खोज में निकल दिया। उसे भगवान परशुराम मिले। भगवान परशुराम से कहा कि प्रभु मैं आपसे जो है धनुर्विद्या की शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो परशुराम ने कहा ठीक है, मैं तुमको अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक शर्त है। शर्त क्या है? का एक जो कार्य बताऊंगा, जो टारगेट दूंगा वो आपको पूरा करना पड़ेगा। कौन सा टारगेट है? कहा एक आम लेकर आइए, और वो आम ऐसा होना चाहिए जो पेड़ से गिरा हो, मतलब बिना किसी चोट के। पेड़ को कोई भी क्षति नहीं पहुंचानी है, ना ही पेड़ को हिलाना है, ना ही पेड़ पर कोई भी मिट्टी का टुकड़ा फेंकना है, ना ही कोई पत्थर फेंकना है। और पेड़ से स्वतः ही गिरा हो और जमीन में ना लग पाए, मतलब उस पेड़ से टपके पर जमीन में ना लगे, वो फल लाइएगा। ध्यान रहे, वो फल अब आप ऐसे भी नहीं करोगे, किसी जो है बड़ी सी एक पात्र या चादर ले ली और उसको नीचे बिछा दिया, तो अब आप कहो कि ये पृथ्वी नहीं लगा है। इसके लिए भी नहीं कहा, हाथ से आना चाहिए। उसने सिंपल मान गया कर्ण। जब कर्ण जो है इस चीज को मान गया आम के बगीचे में गया। उसने देखा बहुत सारे आम लगे हैं, बहुत सारे आम लगे हैं। तो उसने देखा कि एक आम गिरने वाला है। तो उसको दिखाई पड़ा कि आम गिरने वाला, तो तुरंत गया, दौड़ करके भागा उस आम को कैच करने के लिए कि जमीन में ना गिर पाए, क्योंकि गुरु ने कहा है कि जमीन में नहीं गिरना चाहिए। तो वो दौड़ के गया, जैसे कैच करना चाहा तो तब तक जो है आम नीचे गिर गया। तब तक देखता बैक साइड में दूसरे पेड़ से एक आम और गिर रहा है, तो वहां से भगा फिर दूसरे को आम को कैच करने के लिए। तब तक क्या वो भी जमीन पे गिर गया, वो नहीं पहुंच पाया। यही क्रम लगभग में आपको बताएं 1 आवर तक चलता रहा, 1 घंटे तक। बेचारा कर्ण थक गया, उससे आम नहीं मिल पाया। ऐसा आम जो पेड़ से तो गिरा हो बिना आघात के और जमीन पे ना आए, पेड़ पर गिरा हो पर जमीन पे ना गिरा हो, उसके हाथों में आना चाहिए डायरेक्ट। थक गया, नहीं मिल पाया। उसने कहा आखिर क्या करना चाहिए? करने का, अब ये कुछ नहीं काम करूंगा मैं। अब आम के कितने भी आम गिरे, मैं आम के पीछे अब नहीं भागूंगा। मैं सबसे पहले ध्यान से ये सुनूंगा कि आम की आवाज, हिलने की आवाज, जहां से गिरेगा उसकी आवाज को कैच करूंगा। वो आवाज कहां से आ रही है? एक पेड़ के नीचे शांति से खड़ा हो गया, हाथ बांध कर, कैसे कैचिंग, मतलब जैसे हम बॉल को कैच करते हैं, और बड़ा ध्यान से सुनने लगा। जब वो ध्यान से सुनने लगा, तो होता क्या है, एक पेड़ से एक आम के गिरने की आवाज आती है। कारण धीरे से जो है निगाह ऊपर करता है, देखता है एक आम आ रहा है, और हाथ को कदम बढ़ा करके सामने कर देता है, और वो आम उसके हाथ में आ जाता है। इससे कहानी तो छोटी सी थी, पर इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। मतलब ये है, यदि आपका लक्ष्य एक, आप अपनी ऊर्जा को उस आम के लिए, उस आम के लिए, उस आम के प्रत्येक आम के लिए लगा रहे हो, प्रत्येक आम का मतलब यदि आप अपनी ऊर्जा को हर कार्य में, हर क्षेत्र में लगा रहे हो, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है।
अंततः आप हर क्षेत्र से एक दूध में पड़ी हुई मक्खी के समान निकाल करके फेंक दिए जाते हो। आप एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक कार्य के पीछे पूर्ण एनर्जी, पूर्ण क्षमता लगा दीजिए, आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अक्सर हमारी सोच यही रहती है कि ये कार्य अच्छा नहीं है, वो कार्य अच्छा नहीं है। हम इस चक्कर में, ये भ्रम में हम अपने अच्छे से अच्छे कार्य को छोड़ देते हैं। तो बेहतर है आप जहाँ पर हैं, किसानी का कार्य कर रहे हैं, आप एक शॉपकीपर हैं, आप एक टीचर हैं, जो भी है वो आपका कार्य सबसे सुंदर है। करना ये है कि उसी कार्य के ऊपर आपको मेहनत करनी है और दिल से मेहनत करनी है, पूरी ताकत लगा के करनी है। वो भी कार्य आपको एक बड़ा व्यक्ति बना करके छोड़ेगा। क्यों भाई? रमेश जो नाई है, बाल काटने वाला, वो आज लगभग में 50 BMW कार का मालिक हो सकता है, तो आप क्यों नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इसी के साथ, और आशा रहेगी आपको यहाँ से कुछ सीख लेकर के समझिए। और चलो लेक्चर की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, हमने कल आपको बता दिया था चुंबकन तीव्रता तक, चुंबकीय तीव्रता तक हमने आपको बता दिया था। और आज हम लोग सुनने वाले हैं जो है सापेक्ष, एक पॉइंट, चुंबकीय सुग्राह्यता अथवा चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय सुग्राह्यता हेडिंग है चुंबकीय सुग्राह्यता। सुग्राह्यता क्या होती है? चुंबकीय सुग्राह्यता समझने की ध्यान से, क्या है चुंबकीय सुग्राह्यता? जैसे हमने क्या किया था, एक मेटल लिया था, बात को समझिए। मेटल मतलब कोई सब्सटेंस लिया था, कोई पदार्थ लिया था, इसमें जो थे डोमेन थे, मतलब द्विध्रुव, ये हर संभव दिशा में थे ऐसे। तो हमने क्या किया था, एक जो है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया था। जब चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया था तो ये सब के सब जो द्विध्रुव आघूर्ण थे, सब चुंबकित हो गए थे और एक निश्चित दिशा में आ गए थे। ये इस प्रकार आए थे, बिल्कुल। तो हमने कहा था एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुवों की संख्या को, एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों की संख्या को ही हम चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ये बताया था हमने आपको कल के लेक्चर में। अब समझिए, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम H से डिनोट करते हैं। भाई ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय पदार्थ की जिसके द्वारा चुंबकन दिया जा रहा है, जिसके द्वारा इसको चुंबकित किया जा रहा है, ये उसका जो है क्षमता का है, उसकी तीव्रता है। तो यदि ये तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक होगा, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक बढ़ेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जो यच है, जो आपका यच है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम कह सकते हैं आई जो है डायरेक्टली, भाई ये चुंबकन तीव्रता किस पर निर्भर कर रही है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर। भाई जितना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा उतनी ही चुंबकन तीव्रता बढ़ेगी। मतलब जो आई है वो आपकी डिपेंड कर रही है एच पर, तो हम कह सकते हैं आई प्रोपोर्शनल है बेटा वेक्टर एच के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेक्टर आई, प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम कहते हैं जीटा, जिसको हम कहते हैं जीटा कहते हैं। ये ऐसे बनता है निशान जीटा इंटू एच। ठीक है, यदि हम यहां से चुंबकीय सुग्राह्यता की परिभाषा लिखें तो चुंबकीय सुग्राह्यता जीटा का मान क्या आएगा? जीटा, अच्छा किसी पदार्थ के लिए, किसी भी पदार्थ के लिए होता है बेटा। क्यों? ये इसलिए होता है भाई, यहाँ पर मेटल होगा तभी आई होगा। भाई जब पदार्थ होगा तभी तो चुंबकन तीव्रता होगी, वैसे तो होगी ही नहीं। तो ये मेटल के लिए होता है, तो इसीलिए इसको जीटा यम से डिनोट करते हैं। इसको कैसे? जीटा यम से। कुछ बुक्स में जीटा से भी दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जीटा से भी लिख सकते हो। इसको काई से भी कह देते हैं, इसको काई भी पढ़ते हैं बेटा, काई। ठीक है,
जाई भी पढ़ते हैं इसको, जीटा हम यहाँ पर जीटा पढ़ देते हैं। जो आपको बताया जाए विद्यालय में आप उसको पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसा आपको बताया जाए, जो आपके गुरुजी बताएं उसको पढ़िएगा। हालांकि हम इसको जीटा पढ़ते हैं तो जीटा भी काई भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो पढ़िएगा। जब मेटल होगा तभी आई होगी। मेटल का मतलब कोई भी सब्सटेंस होगा तभी आई होगी, अदरवाइज आई नहीं होगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, जब किसी माध्यम में ही आई का होना आवश्यक है तो जीटा यानी आई यूकल, आई प्रपोर्शनल होता है एच के, तो आई का मान निकालेंगे। तो प्रपोर्शनल का निशान हटाया, यहाँ पर जीटा एम कांस्टेंट लग गया। तो यदि हम यहाँ से जीटा एम का मान निकालें, जीटा एम यू क्या आ जाएगा, वेक्टर आई अपान एच, वेक्टर आई अपान एच। परिभाषा यहाँ से क्या निकलेगी, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता तथा उसे चुंबकित करने वाले, भाई इसको चुंबकित कौन कर रहा है, ये चुंबकित कर रहा है वैद्युत क्षेत्र ये, जिसकी तीव्रता जो है ये है। यानी किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थ को चुंबकित करने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकन तीव्रता, सॉरी चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ और आप लोग भी साथ साथ में नोट करते रहे इसको। चलो इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। परिभाषा क्या निकलेगी, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता तथा किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थ को चुंबकित करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। उस पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं, उस पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं, चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं, सुग्राहिता कहते, ठीक है। उस पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। इसको हम जीटा एम से डिनोट करते हैं, जीटा एम। मैंने बताया एम क्यों, क्योंकि किसी भी माध्यम के लिए बात हो रही है तो जीटा एम बराबर वेक्टर आई अपान एच हो जाएगा। नोट करें इसको फटाफट से, ठीक है, जल्दी से नोट करें। फिर देखिए और चीजें यहाँ से समझाते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा। अब डालेंगे एक बहुत प्यारी सी हेडिंग, सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबक सुग्राहिता में संबंध। सापेक्ष चुंबकशीलता अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले समझ हुई। सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबक सुग्राहिता में संबंध। तो देखिए हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा, हेडिंग डालेंगे सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता इसको म्यू आर से डिनोट करते हैं। सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय सुग्राहिता में संबंध, चुंबकीय सुग्राहिता में संबंध, क्या होता है संबंध, जो है सापेक्ष चुंबकीय सुग्राहिता और सापेक्ष चुंबकशीलता में। बात को समझिए और एक एक पॉइंट को नोट करते रहेंगे बेटा, ध्यान से समझते रहिएगा। चलो थोड़ा मैं इस कैमरे को ऊपर कर देता हूँ। देखो हमने पढ़ा है किसी पदार्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र बी नेट जो होता है, बताया है पहला लेक्चर देखिएगा। बी नेट जो होता है वो बराबर होता है किसके, प्रोपोर्शनल होता है बेटा, किसके, एच और आई दोनों के प्रोपोर्शनल होता है, एच और आई।
अब देखिए यदि हम बी नेट प्रोपोर्शनल का निशान यहाँ से हटाएं तो एक कांस्टेंट लग जाता है म्यू नॉट, कांस्टेंट लगता है म्यू नॉट। जो म्यू नॉट होता है निर्वात की चुंबकशीलता होती है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हो जाएगा H प्लस आई। अच्छा अभी हमने पढ़ा था जीटा एम यूकल वेक्टर आई अपान एच, पढ़ा था बिल्कुल। यदि हम यहाँ से ये जो है वेक्टर आई का मान या आई का मान सीधे निकालें, देखो क्या जाएगा, जीटा एम एच आएगा। यही वाला आई का मान उठा करके हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। ये जो आई का मान निकाला है यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, बी नेट यूकेल म्यू नॉट एच प्लस यहाँ पर जो है जीटा एम एच हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है हमको, एच कॉमन मिल रहा है भाई, एच इसके पास भी, एच इसके पास, यहाँ पर एच लिखा है बेटा, ये एच है। तो बी नेट सीधे हम बी लिख देते हैं, इसको बी नेट, नेट ना लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको बी लिख दिया। ठीक, तो बी बराबर म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच और 1 प्लस जीटा एम आ जाएगा। अब देखिए बात को समझिए ध्यान से, यहां पर जो ये क्या है जीटा एम, हम मान लेते टोटल जो क्रियाकलाप हो रहा है, टोटल क्रियाकलाप बेटा यहाँ पर जो हो रहा है किसी पदार्थ जो है निर्वात में, नोट पॉइंट पे, इसको मैं साइड में करके दिखा देता हूं ताकि आपको और बेहतर समझ में आ सके। नहीं इधर लिख, इधर लिख लो, क्योंकि इसको हम आगे अभी और बढ़ाएंगे तो थोड़ा जो है दिक्कत होगी। अब देखिए हमने मान लिया बी विकल्प, यदि निर्वात में, निर्वात के लिए क्या जाएगा, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। इसी को इधर यहाँ से कुछ चीजें निकालेंगे, फिर इसमें फिर वैल्यू पुट करेंगे आकर के। कुछ चीजें यहाँ से मैं निकल रही है, उसकी परिभाषा ही आपको लिखवा दूंगा, क्योंकि मैंने इसीलिए उधर नहीं लिखवाई थी, यहाँ से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो निर्वात के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर जो बी किसी मीडियम के लिए लिख रहे हैं, निर्वात के लिए मान लेते हैं बी नॉट हो जाएगा। इसी फार्मूले से हम इधर निर्वात के लिए लिखें तो बी नॉट इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट और एच, 1 क्या है, कांस्टेंट है, 1 क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो काई एम, जो काई एम जो होता है ये पदार्थ की सुग्राहिता होती है, किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता। जो काई एम है यहाँ पर नोट पर, जहां इसको हम सीधे देख लेंगे, काई एम बराबर, काई एम जो है पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता, पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता होती है, सुग्राहिता। अब देखिए हमने निर्वात के लिए बात की है, इसका मतलब नो मेटल है। जब नो मेटल है तो चुंबकीय सुग्राहिता का मान क्या हो जाएगा, 0। बात समझिए, हमने क्या था, जो काई एम जो होता है वो जीटा एम जो होता है वो पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता है, यानी पदार्थ का एक क्वालिटी, पदार्थ की जो है गुण है। और हम जो टोटल जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वो निर्वात में कर रहे हैं, मतलब नो मटेरियल है, नो मटेरियल या नो मीडियम। तो नो मटेरियल नो मीडियम है तो इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर बी नॉट यूकेल म्यू नॉट इंटू एच निकलेगा, क्या निकलेगा, एच। अच्छा यहाँ से हम म्यू नॉट का मान निकालें, यदि हम म्यू नॉट का मान निकालें तो देखिए बी नॉट अपान एच हो जाएगा यूकेल म्यू नॉट, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा इसी प्रकार यदि कोई माध्यम में, भाई जैसे निर्वात के लिए निकला है संबंध, इसी प्रकार यदि माध्यम के लिए निकालें, माध्यम के लिए तो जो बी नॉट है तो बी नॉट के स्थान पर बी हो जाएगा, बी नॉट के स्थान पर बी और एच को ऐसे रख दिया, म्यू नॉट के स्थान पर म्यू कर दीजिए, हो जाएगा, बोलो।
इस बात को इसी वाले समीकरण से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। हम आपको पहले डेफिनेशन नहीं लिखवाए थे, इसीलिए यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता दिया हमने। क्या ये जो है समीकरण होना हमारा, जहाँ जो जीटा यम जो होता है पदार्थ का जो है गुण है, और हम पूरा जो क्रियाकलाप कर रहे हैं नो मटेरियल में, मतलब कोई पदार्थ है ही नहीं। जब कोई पदार्थ नहीं है तो जीटा एम का मान शून्य हो जाएगा। जीटा एम का मान कितना, शून्य, प्लस में है बेटा, यहाँ पर प्लस का निशान है, शून्य। और जब ये पूरा पद शून्य हुआ तो एक की गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो बी नॉट इक्वल म्यू नॉट इंटू एच आ गया। अब हमने कहा यदि म्यू नॉट का मान निकालें तो म्यू नॉट इक्वल आ जाएगा बी नॉट अपॉन एच। ये किसी निर्वात के लिए निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू नॉट का मान निकला है। यदि हम कहते हैं किसी माध्यम के में चुंबकशीलता निकालनी हो, निर्वात की चुंबकशीलता, इसको लिख लीजिएगा, निर्वात की चुंबकशीलता, की चुंबकशीलता। और जो हम कहें किसी मीडियम के लिए, तो मीडियम के लिए जहाँ म्यू नॉट मतलब नॉट कुछ भी नहीं है, और यहाँ हमने मान लिया म्यू बी अपॉन एच, ये किसी माध्यम के लिए चुंबकशीलता हो जाएगी, ये माध्यम की चुंबकशीलता हो जाएगी। समझ में आया? अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी, डिफिनेशन नोट कीजिए पहले। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जो बी है, जो आपका बी है, ये है चुंबकीय प्रेरण। क्या है? बी। यहाँ पर इसी फार्मूले को मैं उठा करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, बी अपान एच इक्वल म्यू, जहाँ बी बराबर, जहाँ बी जो है चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय प्रेरण, और एच जो है चुंबकीय तीव्रता है, चुंबकीय, चुंबकन नहीं, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। ठीक है। अब देखो ये हमारी इसकी परिभाषा तो क्या हो जाएगी, परिभाषा को लिखेंगे, किसी पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण, किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण, भाई चुंबकीय प्रेरण, तथा तथा चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के, भाई किसी पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण जो उत्पन्न हो रहा है, और जिस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रहा है, जिस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र की उस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की चुंबकशीलता। समझो, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ये जो इसकी परिभाषा लिखी मैं जी टर्म, अभी यहाँ पर लिखा कुछ नहीं, तो अभी नोट कर लेना इसको बताते हैं, यहाँ पर लिख देते पहले। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण, किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने वाले, चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने वाले, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को नोट कर लो बेटा, फिर से एक बार समझो। भाई ये फार्मूला हमने क्या किया, आई के स्थान पर, देखो मैं ये आई के स्थान पर हमने ये काई जो है काई एम इंटू एच क्यों लिखा, तो हमने आपको बताया था, अभी बता दिया था। मैं यहाँ पर फिर लिख देता हूँ, छोटा सा लिखता हूँ, काई एम बराबर आई अपान एच हो जाता है। यहाँ से हमने जो है ये चीज़ यहाँ से लिखिए, इसके स्थान पर ऐसे किया, ठीक है, इसके स्थान पर ये किया है। अब इस वाले फार्मूले को हमने कहा निर्वात में, तो निर्वात में का एम का मान 0 हो गया। कैलकुलेशन करने के बाद ये निर्वात के लिए निकल आया, निर्वात के बाद हमने माध्यम के लिए निकाल लिया, और माध्यम के अनुसार हमने परिभाषा आपको ये दे दी, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी के आगे क्या हो जाएगा, इसमें समझिए। तो देखिए अब यहाँ से अभी हमने पढ़ा है फार्मूला ये वाला, देखो ये फार्मूला पढ़ा है, बी एच इक्वल म्यू, ये तो पढ़ा है।
तो बी के स्थान पर देखो बेटा, यहाँ पर बी का मान निकालें, बी का मान, तो बी बराबर आ जाएगा म्यू एच, आ जाएगा, बोलो बिल्कुल आएगा। तो जहां पर बी लिखा है उसके स्थान पर हमने लिख दिया म्यू एच, ठीक है। जहां पर बी लिखा है उसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, म्यू एच बराबर म्यू नॉट एच 1 प्लस जीटा एम। देखो एच से एच कटेगा, यहाँ पर म्यू बराबर म्यू नॉट प्लस 1 और यहाँ पर जगह जीटा एम, ठीक है। अब देखिए यदि हम म्यू नॉट को इधर लाएं तो देखिए म्यू अपान म्यू नॉट बराबर 1 प्लस जीटा एम हो जाएगा। और म्यू प्लस म्यू नॉट बराबर, एक पॉइंट ध्यान रखना, ये होता है म्यू बट्टे म्यू अपान म्यू नॉट इक्वल होता है म्यू आर, जिसको हम कहते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता। क्या कहते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर चलो लिख देते हैं, इसी के आगे इसी को मैं चेंज करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको रखो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको क्रम से लिख लीजिए, ठीक है। जैसे फार्मूला बनाया है इसी के पास में साइडे में या तो कहीं अलग लिख लेना जा करके परिभाषा, जो हमने परिभाषा यहाँ पर बता दी। अच्छा, कारण इसलिए बताएं कि यहाँ से हमारी परिभाषा वैसे हम रटवा दे आपको, तो यहाँ से आपके समझ में आ जाएंगी, निकली कैसे हैं ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। वैसे हम रटवाते आपको, ये इसके अनुपात को ये चीज़ कहते हैं, तो दिक्कत होती थोड़ी, तो इसीलिए हमने यहाँ इस फार्मूले से निकाल ली है परिभाषा। तो यहाँ से देखो इसको चेंज करने का, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, हमने बताया म्यू अपान म्यू नॉट को म्यू आर कहते हैं, तो म्यू आर यूक्र 1 प्लस काई एम। यही संबंध होता है सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय जो है चुंबकीय सुग्राह्यता में, सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय सुग्राह्यता में। इसको नोट करो फटाफट से, ठीक है। अब इसका जो है सापेक्ष चुंबकशीलता की जो है परिभाषा लिखो, तो कैसे लिखोगे, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर आपको चीज़ें और बताता हूँ। नोट करो जल्दी से, चलो इसका रफ कर रहा हूँ, स्क्रीन डाल लीजिए पहले, गुड। देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ से डेरिवेशन आपके समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, डेरिवेशन समझ में आना चाहिए, बस मैंने चाहिए डेरिवेशन है, और डेरिवेशन के थ्रू आप क्वेश्चन लगाना सीख जाओगे, ठीक है बेटा। तो देखिए हमने अभी पढ़ा है म्यू अपान म्यू नॉट यूक्ल म्यू आर, जिसको हम कहते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। जहां पर भी म्यू क्या है, म्यू क्या है उस माध्यम की चुंबकशीलता, म्यू नॉट क्या है निर्वात की चुंबकशीलता। अर्थात हम कह दें किसी पदार्थ में पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। उस पदार्थ में या उस पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, किसी पदार्थ के सापेक्ष चुंबकशीलता, किसी चुंबकी जो है यहाँ पर एक और फॉर्मूला चेंज होगा थोड़ा, तो नोट करें, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। उस पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। यहाँ से डिफरेंस और निकल सकती है, वो क्या निकल सकती है, देखो अभी हमने जो पढ़ा था म्यू यूक्ल बी अपान एच पढ़ा था, बोलो ये फार्मूला हम मान लेते हैं किसी माध्यम के लिए, ये किसी मीडियम के लिए यानी माध्यम के लिए है, ठीक है।
इसको मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार निर्वात के लिए लिखें तो निर्वात के लिए हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल बी नॉट बाई एच हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 को 2 से भाग दे दीजिए। समीकरण 1/2 करने पर जब हम 1/2 करेंगे तो म्यू बराबर बी एच, इसको लिख दिया। पूरे के बट्टे क्या आ जाएगा, पूरे के बट्टे म्यू नॉट आ जाएगा। म्यू नॉट यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर, अरे भाई इतनी जगह पड़ी, यहाँ पर लिखो। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर बी एच पूरे के बट्टे म्यू नॉट, यहाँ पर बी नॉट बाई एच। एच से एच कटेगा तो म्यू अपान म्यू नॉट इक्वल बी बाई बी नॉट। और म्यू अपान म्यू नॉट को क्या पढ़ा है, म्यू आर पढ़ा है। क्या पढ़ा भैया, म्यू आर। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू आर इक्वल बी बाई बी नॉट। एक ये वाला फार्मूला भी बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है, उसको भी आप नोट कर लो, ठीक है। नोट करो जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसके आगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यूरी का नियम जिसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूरी का नियम, इसको समझिएगा। इनके नियम से भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए इन्होंने रिसर्च क्या की, इन्होंने ये बताया कि जो चुंबकन तीव्रता होती किसी भी, ऐसे कोई पदार्थ है, ये सबस्टेंस है और इसके अंदर चुंबकन तीव्रता मान लेते हैं आई उत्पन्न हुई है, और जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता एच के कारण उत्पन्न हुई है। तो इन्होंने जो है ये तो पहले बता दिया कि आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एच के, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक लगाओगे चुंबकन उतना ही अधिक होगा। ये क्यूरी लॉ है, क्यूरी का नियम लिख लो, क्यूरी का नियम ये बता रहे हैं। फिर इन्होंने क्या रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद ज्ञात हुआ कि यदि कोई मेटल है, मेटल या कोई पदार्थ ले लीजिए, यदि उसके टेम्परेचर में वृद्धि कर दी जाए, ताप को बढ़ा दिया जाए, जब ताप को बढ़ाया जाता है तो बताया गया कि ताप बढ़ने पर या ताप बढ़ा देने पर होता क्या है, ताप बढ़ा देने पर क्या होता है, उसमें चुंबकन तीव्रता कम हो जाती है। ये रिसर्च किया, और कैसे कम होती है इस बात को समझो। हमें यहाँ पर रटना नहीं, समझना है लॉजिक को, ठीक है। एक लॉजिक को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, रटने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स आप 3-5 लगा लोगे और जब कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए ये क्यों होता है आखिर। जैसे मान लेते सोडियम को ले लिया, सोडियम को यहाँ पर क्या हो गया 1s2 2s2 2p6, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और फिर हो जाएगा 3s1 भाई 11 होता है। तो इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये चुंबकीय तीव्रता को रिप्रेजेंट करेगा, चुंबकीय तीव्रता को दिखाएगा, मतलब चुंबकीय गुण दिखाएगा। अब हमने टेम्परेचर में वृद्धि कर दी, बात को समझिए, टेम्परेचर में कर दी हमने वृद्धि। पी के पास कितने 3 कक्षक होते हैं, तीनों में 1 2 1 2 1 2। यस के पास 1 कक्षक होता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो चुंबकीय प्रकृति को दिखाएगा। परंतु ये जो है ये टेम्परेचर किसी भी मेटल की, ये इसी के लिए नहीं, आप जो अभी बना रहे थे डोमेन यानी किसी समस्या से जो द्विध्रुव आघूर्ण ले रहे थे, ये यम यम यम, इनका भी यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो तीव्रता घटेगी। अच्छा इसमें समझ लो तीव्रता कैसे हटी, इसको भी फिर बताता हूँ तीव्रता कैसे हट जाती है। भैया द्विध्रुव जो बनता है पॉजिटिव और निगेटिव से मिलकर के बनता है, जो भी द्विध्रुव होता है पॉजिटिव और निगेटिव से मिलकर के बनता है। हमने नीचे से इनको एनर्जी दी, तो एनर्जी देने पर हुआ क्या, किसी एक आयन की एनर्जी हुई इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ गई। इसी प्रकार दूसरे आयन की भी एनर्जी इंक्रीज ही बढ़ गई। जब दोनों आयनों की एनर्जी इंक्रीज होगी तो एक दूसरे से दूर हटेंगे, एक दूसरे से दूर। तो स्थिति ये आ जाएगी कि जो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है,
ये द्विध्रुव जो बन रहा है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? जब ज्यादा दूरी पर हो जाएंगे तो ज्यादा दूरी पर होने के कारण ये टूट जाएंगे, इनके मध्य जो अट्रैक्शन था वो कम हो जाएगा, टूट जाएंगे। तो ये द्विध्रुव की भांति कार्य अब नहीं करेंगे। अब क्या हो गया, एक धनायन हो गया और एक ऋणायन। अब होगा क्या, धनायन भी कुछ धारा उत्पन्न करेंगे और ऋणायन भी कुछ धारा उत्पन्न करेंगे। तो धनायन मान लेते हैं, धनायन के द्वारा जब धनायन जिस दिशा में चलेंगे उस दिशा में ही धारा बहेगी, और ऋणायन ऋणायन जो होते हैं जिस दिशा में चलेंगे उनके विपरीत दिशा में धारा बहेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ने के बाद होगा क्या, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी या प्रोटॉनों की ऊर्जा, सबके सब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। सबके सब क्या कहेंगे भाई, भागना चाहेंगे, उस मेटल को छोड़ना चाहेंगे। मेटल छोड़ने की स्थिति में सबके सब उस मेटल के पृष्ठ पर आना चाहेंगे। जब पृष्ठ पर आ रहे हैं तो इसमें होता क्या, धनायन भी आ रहे हैं, मतलब धनायन भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और ऋणायन भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, दोनों ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो धनायन के कारण तो धारा ऊपर की होगी, क्यों, क्योंकि धनायन की दिशा में चलती है, और ऋणायनों के कारण धारा इनके विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो देखिए इधर की द्वारा धारा और ये वाली धारा दोनों एक दूसरे को डिलीट कर देंगी, मतलब रिजेक्ट कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। तो नेट धारा जो नेट करंट हो जाएगा उसमें शून्य, और जब नेट करंट शून्य हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षक को छोड़ देता है, इस कक्षक को छोड़ करके आगे चला जाता है, ये कक्षक को छोड़ करके आगे ये चला गया। ठीक है, अब ये फिर यही ये वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई क्लॉकवाइज है कोई एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक अनियमित गति करने लगते हैं। अनियमित गति करते हैं, तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो यही स्थिति होती है। तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र धीरे 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 चुंबकन तीव्रता यानी इनकी होती है वो धीरे डिक्रीज होने लगती है, घटने लगती है। तो इन्होंने बताया, क्यूरी ने, कि किसी पदार्थ की जो चुंबकन तीव्रता होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता की तो अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इनका है नियम, यानी आई, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं सी, h/t, और जहां ये सी कांस्टेंट है इसको किया कहा जाता है क्यूरी कांस्टेंट, यानी क्यूरी नियतांक। क्यूरी नियतांक क्या कहते हैं, क्यूरी नियतांक। नोट कर लेंगे इसको। क्यूरी का नियम लिखिए, क्यूरी के नियमानुसार, क्यूरी के नियमानुसार यहां पर नोट कर देते हैं, क्यूरी के नियमानुसार, क्यूरी के नियमानुसार किसी चुंबकीय जो है, किसी पदार्थ की, लिखो, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यही है क्यूरी का नियम, इसको आप नोट कर लीजिए। और आज का लेक्चर हमारा रहेगा यहीं तक। कल के लेक्चर में हम कुछ इसमें पॉइंट बचे होंगे तो उन पर चर्चा करेंगे, हालांकि भी कुछ पॉइंट शेष रह गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कल का भी लेक्चर इसी चैप्टर के लिए होगा, और कल का लेक्चर थोड़ा हो सकता है छोटा हो, इतने बड़ा जो है 100% लेक्चर हो जाएगा। लगभग 5 लेक्चर में आपका पृथ्वी का चुंबकत्व और मैग्नेटिक मटेरियल आपके फिनिश हो जाएंगे। फिर इसके पश्चात अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी कई क्वेश्चन आते हैं, जो कि है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इससे कई बार
बोर्ड एग्जाम में 2 नियम जो आते हैं जिसको कहा जाता है फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। हर जगह उनका प्रयोग होता है। तो अगले चैप्टर में उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे अवश्य क्लिक करें, तब ताकि आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस समय देख रहे हैं सभी को नमस्ते।